गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। हमने एल्कीन चैप्टर स्टार्ट किया है और जो एल्कीन चैप्टर है उसमें हमने उसकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन के बारे में किया हुआ है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, एंड आफ्टर दैट हमने फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स को भी कंप्लीट किया था जो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर थे। तो जो आज का वीडियो लेक्चर है उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन आप सभी को पता है, जनरली जो भी हमारे पास अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उन सब हमारे पास जो एल्कीन की कैटेगरी में आते हैं। सो सबसे पहले जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं और हम एल्कीन्स की जो हम बात कर रहे हैं, एल्कीन्स में हमारे पास जनरली जो स्टार्टिंग के एल्कीन्स हैं, जैसे सबसे पहले इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन। इथीन के हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। प्रोपिन, दिस वन इज ब्यूटीन। सो जो हमारे पास ये स्टार्टिंग की जो एल्कीन है, मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, जो स्टार्टिंग के एल्कीन, ये सारी क्या है, कलरलेस गैसेस है। सभी क्या है, कलरलेस गैसेस। इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन। और उसके बाद जैसे जो C5 C15, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 2 3 4, मैं इसको लिख सकते हैं यहाँ पे C2 to C4। मीन्स जिस एल्कीन में 2 से 4 कार्बन आइटम है वो सारी क्या कलरलेस गैसेस हैं। जो C5 to C15 है वो सभी क्या लिक्विड्स हैं, वो सभी हमारे पास लिक्विड्स हैं। और जितनी भी जो C5 से ज़्यादा है एल्कीन्स सभी क्या लिक्विड है एल्कीन्स, और ग्रेटर देन C15 वो सभी क्या सॉलिड्स। और इनमें भी अगर मैं बात करूँ C5 to C15 और एंड ग्रेटर देन C15 सभी सॉलिड्स हैं। इनमें जो क्या है कलरलेस गैसेस है। इनमें सिर्फ इथीन की अगर मैं बात करता हूँ, इथीन एक ऐसी गैस है जिसकी एक प्लीजेंट स्मेल है। कलर में बात कर रहा हूँ, गैस क्या कलरलेस गैसेस है। सभी के इनका गैसेस का मतलब कोई स्मेल नहीं है, कोई स्मेल नहीं है किसी इन गैसेस में। लेकिन जो इथीन है सभी गैसेस को छोड़ के एक्सेप्ट इथीन, ये किसी कैसी स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल। सो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास सिंपल है। उसकी स्मेल की बात करें, जो C2 to C4 है वो सभी क्या कलरलेस गैसेस है, जैसे इथीन हो गया, प्रोपिन, देन ब्यूटीन। C5 to C15 क्या लिक्विड्स हैं, ग्रेटर देन C5 C15 क्या सभी सॉलिड्स हैं। C5 C15 ये जो मैं कार्बन 15 में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो जिसमें इतने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, जैसे C5 to C15 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मीन्स C5 कंटेनिंग कोई भी अगर मेरे पास जिसके पास 5 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो एल्कीन कौन सी हो सकती है, इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन। पेंटीन का क्या स्ट्रक्चर होगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस रिप्रेजेंट C5। और C15 में हमारे पास 15 नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो सकते हैं, तो वो सभी क्या है लिक्विड्स है। ग्रेटर देन C15 सभी सॉलिड्स हैं। और जितनी भी हमारे पास ये गैसेस हैं या जितनी भी इथीन मॉलिक्यूल है सभी का जो अगर मैं स्मेल की बात करूँ उनकी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है एक्सेप्ट इथीन की क्या प्लीजेंट स्मेल है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी की हमारे पास फिजिकल स्टेट एंड स्मेल ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, हम जनरली हम एल्कीन को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको एल्केन के साथ उसका कंपैरिजन रखते हैं। जैसे अल्केन में क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो
इंक्रीज होता है, सेम जो ग्रेडेशन है वो इसमें यहाँ पे रेगुलर जो ग्रेडेशन की अगर मैं बात करूँ वो यहाँ पे नहीं देखी जाती, यहाँ पे नहीं है। अगर मैं एल्कीन की मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है कि जो इसमें ग्रेडेशन है वो, जैसे एल्केन में हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेम जो ग्रेडेशन है वो एल्कीन के केस में नहीं ऑब्जर्व किया गया। एल्कीन के केस में अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास एल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड है, और एल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन में क्या सिंगल बॉन्ड है, दिस वन इज एल्कीन। यहां पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और यहां पे क्या है, सिग्मा भी है और साथ में पाई भी है, सिग्मा भी है साथ में पाई भी है। तो जो हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, जो पोलराइजेशन है वो ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन है वहां पे क्या ज्यादा है, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या है वो ज्यादा पोलराइजेबल होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, मोर पोलराइजेबल। दिस वन इज लेस पोलराइजेबल। सो उसमें क्या है कि जितना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो इतनी ज़्यादा रहेगी। एल्केन के केस में हम बात करते हैं वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या मोर पोलराइजेबल, सो मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सो हैव मोर, कह सकते हैं हम, कह सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम एल्कीन की बात करें, एल्कीन में क्या डबल बॉन्ड है, सिग्मा डबल बॉन्ड मीन्स एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। एल्केन के केस में क्या ओनली सिग्मा बॉन्ड है, एल्केन के केस में क्या यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या सिग्मा भी है और साथ में पाई भी है। पाई बॉन्ड में क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है, इसमें जनरली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है हम उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या जो पीजेड ऑर्बिटल होती है उसमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है, इसलिए वो ज़्यादा पोलराइजेबल रहता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, मोर पोलराइजेबल। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एल्कीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो यहाँ पे ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हाई रहेगा। अभी इसके केस में तो हमारे पास था सिंपल एल्कीन। अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के एल्कीन्स हैं, ये तो यहाँ से क्लियर होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है एल्कीन का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्केन, क्योंकि एल्कीन के केस में क्या जो मोर पोलराइजेबल पाई बॉन्ड है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, सो जो मेल्टिंग पॉइंट है एल्कीन का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्केन। लेकिन अगर मेरे पास टू डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है, एक सिस है और एक ट्रांस है, सिस और ट्रांस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सिस और ट्रांस की बात करता हूँ, यहाँ पे ये क्या मेरे पास सिस एंड दिस वन इज ट्रांस, दिस वन इज ट्रांस ब्यूट टूइन एंड दिस वन इज सिस ब्यूट टूइन। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमें जो उसका जो क्रिस्टल लैटिक्स है, क्रिस्टल लैटिक्स में जो एल्कीन के मॉलिक्यूल्स है सिस और ट्रांस, उनमें कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैक्ड रहेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहता है जनरली। इसका जो स्ट्रक्चर है जो मैं रेड से दिखा रहा हूं वो इस मॉलिक्यूल को दिखा रहा हूं। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होने की वजह से जो ट्रांस ब्यूट टू इन के जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं।
जो ट्रांस ब्यूटीन के मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सिस टू ब्यूटीन इन देयर क्रिस्टलैटिक्स। क्रिस्टलैटिक्स से मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैक्ड रहेगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो उतना ही ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सिस ब्यूटीन की, अगर मैं बात करूँ ट्रांस ब्यूटीन के केस में। और जो ट्रांस ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट है दिस वन इज 167.4 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एंड सिस हैज 134.1 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। सो आप स्टैंडर्ड वैल्यू से भी देख सकते हो कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिस, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्गली पैकिंग इन देयर क्रिस्टलैटिक्स, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों का सेम साइड है, तो इतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गली पैक्ड नहीं हो पाते इन देयर क्रिस्टलैटिक्स एज कम्पेयर टू। इसमें किस तरह से पैकिंग रहती है उसकी, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, मिथाइल हाइड्रोजन और मिथाइल केस में क्या होती है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो क्या है दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है। सो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन H3C CH3, इनके केस में क्या होगी यहाँ पे स्ट्रॉन्गली पैकिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है स्ट्रॉन्गली पैकिंग हो जाती है, वो इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर आते रहेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो ट्रांस ब्यूटीन है वो स्ट्रॉन्गली पैक्ड होता है एज कम्पेयर टू सिस टू ब्यूटीन इन देयर क्रिस्टलैटिक्स। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांस ब्यूटीन इज हायर एज कम्पेयर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सिस ब्यूटीन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ने एल्कीन्स में, मेल्टिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट। सो थर्ड पॉइंट इज डाइपोल मोमेंट। अब हम एल्कीन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कुछ एल्कीन मॉलिक्यूल ड्रा कर रहा हूं। दिस वन इज ट्रांस, दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। दिस वन इज अनसिमेट्रिकल। दोनों ट्रांस हैं, सिमेट्रिकल, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के केस में क्या है कि जो एल्कीन मॉलिक्यूल है, सॉरी यहाँ पे क्या मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। मिथाइल क्या है प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड मूव करेगी। सेम एयर, सेम एयर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने की वजह से जो नेट इफेक्ट रहेगा सेंटर पे वो क्या रहेगा यहाँ पे जीरो रहेगा, जो नेट इफेक्ट रहेगा वो जीरो रहेगा। इसलिए जो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है वो सारे क्या है नॉन पोलर है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे पोलैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट में हम पोलैरिटी को डिस्कस करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है। पोलैरिटी में क्या हमारे पास एक तो पोलर होगा एंड दूसरा क्या होगा नॉन पोलर होगा। डाइपोल मोमेंट में हम पोलैरिटी को डिस्कस करेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में क्या है कि जो ओवरऑल जो उसका इफेक्ट रहेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या सेम साइड है। डाइपोल मोमेंट क्या रहेगी म्यू इक्वल टू 0, जिसकी डाइपोल मोमेंट रहेगी म्यू इक्वल टू 0 d। यहां पे क्या है इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। यहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा, उसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी समवट फाइनाइट रहेगी, फाइनाइट रहेगी। यहाँ पे 0 रहेगी, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू रहेगी डाइपोल मोमेंट की, कुछ भी हो सकती है। म्यू नॉट इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे लिखा है म्यू नॉट इक्वल टू 0। सो दिस वन इज पोलर, इसके कंपैरिजन में पोलर, ये नॉन पोलर है। सो दिस वन इज पोलर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी। सो दिस वन इज पोलर एंड दिस वन इज नॉन पोलर। ऐसे हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। ये तो हमने क्या बात की थी ट्रांस की,
अगर मैं सिस की बात करता हूँ, अगर मेरे पास सिस मॉलिक्यूल है, वहाँ पे हम चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर रहेगा या नॉन पोलर रहेगा। सिस के केस में जो मॉलिक्यूल रहेगा वो पोलर रहेगा या नॉन पोलर होगा। सिस के केस में भी जो डाइपोल मोमेंट रहेगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के साथ वो 60 डिग्री के एंगल पे रहते हैं जनरली। ये सिमेट्रिकल हो गया। This one is unsymmetrical. This one is symmetrical and this one is unsymmetrical. So यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट रहेगी, this one is molecule polar, this one is also polar, डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन जीरो। जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन जीरो रहेगी, हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ, सेम एयर, अगर मैं इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहा हूँ, तब भी क्या होगी, जो उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी वो जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो इन दैट केस आल्सो। अगर मैं टर्मिनल एल्कीन की बात कर रहा हूँ, CH2, अगर मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, उस केस में भी जो उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी वो जीरो नहीं होगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी फाइनाइट वैल्यू रहेगी। अगर मैं सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहा हूँ, सिस के केस में तो हमेशा मॉलिक्यूल क्या रहेगा, समवट पोलर रहेगा, उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर आप ट्रांस एल्कीन की बात करें और मॉलिक्यूल आपका कंप्लीटली सिमेट्रिकल है, उस केस में क्या रहेगा कि जो उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी वो वहाँ पे जीरो रहेगी। और जो अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन की आप बात करेंगे, वहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी वो समवट ग्रेटर देन जीरो रहेगी, उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रहेगी वहाँ पे। आफ्टर डाइपोल मोमेंट और फोर्थ पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में मेरे पास जैसे सिस एल्कीन हो गया, ट्रांस एल्कीन हो गया, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सिस एल्कीन का ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ट्रांस एल्कीन, क्योंकि वहाँ पे हम पोलैरिटी की बात करते हैं। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर रहेगा उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। जो मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी उतनी ही ज़्यादा रहेंगी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल पोलर रहेगा। और डाइपोल मोमेंट से हमने चेक किया आगे, क्योंकि मॉलिक्यूल, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या है कि हमें उसको उस टेम्परेचर तक हीट करना है जब उसके वेपर्स, मतलब जब वो वेपराइज होना स्टार्ट ना हो जाए, कि बॉयल होना मॉलिक्यूल क्या वो स्टार्ट ना हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल की पोलैरिटी रहेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उतना ही ज़्यादा रहेगा। ट्रांस मॉलिक्यूल, ट्रांस एल्कीन को हमने देखा, सिस एल्कीन को हमने देखा। और फोर्थ पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। दिस वन इज ट्रांस, सिस, ट्रांस। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिस का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रांस, बिकॉज सिस मॉलिक्यूल का पोलर है और ट्रांस के वहाँ पे नॉन पोलर है। सिस के केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ट्रांस के केसेस से। सिस और ट्रांस की हम बात कर रहे हैं। सिस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिस मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा पोलर है, ठीक है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, या जो स्ट्रॉन्गली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। सिस मॉलिक्यूल में क्या है कि जो स्ट्रॉन्गली डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है, या तो नॉन पोलर होगा, ये वीकली पोलर हो सकता है अगर अनसिमेट्रिकली ट्रांस एल्कीन है, तब उसको उस केस में क्या हो सकता है, पोलर रहेगा या वीकली, या तो सॉरी, या तो नॉन पोलर होगा या वीकली पोलर होगा। तो इस केस में क्या, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वीक इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन होगा।
वीक इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि मोलिक्यूल का वहाँ पे पोलर है, उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, यहाँ पे वैल्यू 0 हो सकती है। सिस के केस में जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 277 केल्विन एंड एयर इज 274 केल्विन। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, दिस वन इज ब्यूटीन, दिस वन इज आल्सो ब्यूटीन, अगर ब्यूटीन से पेंटीन, पेंटीन से हेक्जीन, हेक्जीन से हेप्टीन, ऑक्टीन, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो जैसे एक कार्बन एटम इंक्रीज होता है, वन कार्बन एटम एड्स 20 to 30 डिग्री इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो एक कार्बन एटम इंक्रीज होने से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 to 30 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। अगर रफली मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ CH2 CH3, मीन्स मैंने ब्यूटीन से पेंटीन में चेंज कर दिया, तो उस केस में जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो दिस वन इज 277 केल्विन, उसमें 100 डिग्री 273 केल्विन, तो उसके अकॉर्डिंग 20 to 30 डिग्री के अकॉर्डिंग देख लेना आप कि इसमें जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा केल्विन के केस में, अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो वहाँ पे। सो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि सिस का ज़्यादा रहेगा ट्रांस से। सिस का ज़्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्गली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ट्रांस मॉलिक्यूल में क्या है कि या तो नॉन पोलर रहेगा, वीकली पोलर रहेगा, वीकली पोलर रहेगा तो उसमें वीक इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगी, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू सिस। और अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे, कार्बन एटम इंक्रीज होने से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। सोलबिलिटी की अगर हम बात करें, इसके बाद जो 5th पॉइंट है, अगर मैं सोलबिलिटी की बात करता हूँ, जनरली मॉलिक्यूल कैसा है, या तो वीकली पोलर है या नॉन पोलर है। जनरली वो पोलर मीडियम में सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि एल्कीन्स जितने भी हमारे पास इस टाइप के मॉलिक्यूल है वो सारे हाइड्रोकार्बन में आते हैं, और ये सभी का नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। अगर मैं सोलबिलिटी की बात करूँ, लाइक एल्केन, एल्केन भी क्या हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो जनरली स्टेबल सोल्यूबल किस में होते हैं, बेंजीन में, या तो बेंजीन में सोल्यूबल होंगे या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए। क्योंकि जो एल्कीन्स हैं वो भी एल्केन की तरह थे, के तरह से या तो वीकली पोलर है या नॉन पोलर है। पोलैरिटी का जो उसमें बिहेवियर है, जिसका पोलैरिटी का जो करैक्टर है इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पोलर मीडियम में सोल्यूबल हो जाएंगे, वो सोल्यूबल होते ही नॉन पोलर मीडियम में है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हम कह सकते हैं। बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, दिस वन इज बेंजीन, एंड दिस वन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। पेट्रोलियम ईथर हो गया, पेट्रोलियम ईथर भी हो सकता है। जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो उन्हीं में सोल्यूबल रहेंगे। डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी वाटर से कम है। एल्कीन की जो डेंसिटी है वो लेस देन वाटर है। डेंसिटी इंक्रीज करती है जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं, लेकिन एक लिमिट वैल्यू तक, जिसकी लिमिट है अराउंड 0.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डेंसिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो उसकी जो डेंसिटी की वैल्यू है वो भी एक लिमिट तक इंक्रीज करेगी। जो डेंसिटी है वो एक लिमिट तक इंक्रीज करेगी, और जिसकी लिमिट है वो 0.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वाटर की जो डेंसिटी है वो आपको पता है कि 1 है, तो जो वाटर जो डेंसिटी है एल्कीन की वाटर से कम है। सो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया एल्कीन की, हमने फिजिकल स्टेट एंड स्मेल के बारे में डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द डाइपोल मोमेंट, देन बॉइलिंग पॉइंट, आफ्टर दैट सोलबिलिटी, एंड लास्ट वन इज द डेंसिटी। सो यहाँ पे जो एल्कीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अब की बार मैंने ट्राई भी किया है कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए, कि जो अल्फ़ाबेट है वो ईजिली दिखाई नहीं देते स्टूडेंट्स को,
सो जो इससे जो पीछे की जो लास्ट वीडियो है, जितनी भी मेरे पास लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल में डाली हुई है, उन सब में जो आपको जो ये अल्फ़ाबेट है, जो भी मैंने न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर यूज कर रहा हूँ, उसका साइज़ थोड़ा कम है, वो भी दिख जाता है। लेकिन उसमें आप अगर आप पोर्ट्रेट करते हो, अगर आप फ़ोन को इस तरह से देखते हो लैंडस्केप मोड में, तब आपको इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे पोर्ट्रेट करके देखते हो, तब आप उसको लैंडस्केप मोड में आपको दिख जाएगा, पोर्ट्रेट में आपको वहाँ पे इतना क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा। तो आप जो स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लेना। स्क्रीन को अगर आप हॉरिजॉन्टल करके देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। वर्टिकल में आपको इतना क्लियरली वहाँ पे विजिबल नहीं होगा वो, ठीक है। तो उसके लिए आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। अगर आप ब्राइटनेस को फुल रखते हो तब भी आपको क्या होगा, क्लियरली विजिबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।